राजस्थान के जाने माने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और प्रोफेसर इमेरिटस इन ए मेडिकल कॉलेज डॉक्टर के.आर. शर्मा साहब को। के.आर. शर्मा साहब ने मिनिमम संसाधनों में और मिनिमम खर्चे में सैकड़ों जोड़ों को एक उम्मीद जगाई है और वो माता और पिता बन सके हैं। लेट मैरिज जो होती है, यानी शादी, आजकल देखा गया है कि समाज में शादियां बहुत ही उम्र याफ्ता बच्चों में हो रही है, तो क्या इसका नकारात्मक प्रभाव आता है? निश्चित रूप से ऐसे दंपतियों को बहुत सावधानी से अपना निसंतानता से बचने के लिए जितना जल्दी हो मैरिजेबल एज जो है 21 साल 18 साल उसमें शादी करके, और समय 30 साल से पहले हमारी राय है तो अपना परिवार या अपने संतान जो भी जितनी भी चाहिए कंप्लीट कर ले। इसके बाद की अवधि 30 से 35 में फिर भी संतान उत्पत्ति या संतान प्राप्ति की कोशिश की जा सकती है, लेकिन 35 की उम्र के बाद तो कई वैज्ञानिक आधार या शोध पत्र कहते हैं कि ऐसा बहुत अधिक उचित नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे विकार आते हैं। और आजकल के युवा तो सामान्यतः देखा गया है कि वो शादी ही 35 साल के आसपास करते हैं। ऐसी स्थिति में इनके लिए ये बहुत गंभीर समस्या बन जाती है। अगर पत्नी को पीसीओडी है, और पुरुष को भी आजकल कई सारे विकार आ गए हैं, जिसमें क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम है, कालमैन सिंड्रोम है, जिसमें पुरुष के किरणों नहीं होते हैं या होते हैं तो बहुत कम होते हैं। और इन जोड़ों को अगर पुरुष विकार और स्त्री विकार की स्थिति बनती है तो ये जैसा मैंने कहा 33% जो लास्ट कैटेगरी उसमें आते हैं, और इनके संतान होने की संभावनाएं बहुत बहुत कम होती है। डॉक्टर शर्मा सर, एक बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चा नहीं होने पर डॉक्टर के पास कब जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। शादी के तुरंत बाद अगर पति पत्नी चाहते हैं कि हमारी संतान हो और वो उसी तरह सक्रियता से चल रहे हैं और 1 साल निकल गया, तो WHO कहता है कि आप अपनी उचित जांचें कराएं। लेकिन हमारे यहाँ, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये अवधि 2-3 साल हो सकती है। तो वैज्ञानिक जो गाइडलाइन है उसके आधार पे तो 1 साल तक अगर प्रयास करने के बाद भी संतान नहीं हो तो उचित डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 2 शब्द अभी चल रहे हैं, एक तो IVF चल रहा है और एक IUI चल रहा है। दोनों में क्या फर्क है? कौन सा बेहतर है? ये शब्द को मैं और क्लियर कर दूं कि ये दोनों टेक्निक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक कहलाती है। अगर पति पत्नी में किसी तरह का कोई विकार है तो हम इन 2 पद्धतियों की सहायता लेते हैं। इसमें पहली पद्धति है IUI। IUI का मतलब होता है कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। जो हस्बैंड का स्पर्म है उसको बाहर हम धो करके या वॉश करके उसको बच्चेदानी के अंदर छोड़ते हैं। वो कब छोड़ते हैं? जबकि महिलाओं में अंडाणु बन रहा है और अंडाणु बन करके और वो अंडाणु ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब या जो नली है उसमें आ रहा है। उस स्थिति में ये प्रयोग किया जाता है और इसमें 10% तक लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। पर ऐसा नहीं है, अगर बेसिक विकार बहुत ज़्यादा है तो ये IUI भी फेल हो जाता है। पर ये एक फर्स्ट स्टेप है जिसमें आप किसी भी पद्धति की सहायता लेते हैं। दूसरा आपका प्रश्न था IVF। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत जानी मानी अभी आजकल पद्धति है और बहुत से इसके इंस्टीट्यूट या इसके अस्पताल भी खुल गए हैं। इसका पूरा अर्थ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कुदरत ने हमारे शरीर में 3 चीज़ दी है। पुरुष का योगदान है पुरुष बीज, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। स्त्री का योगदान है स्त्री बीज, जिसको हम अंडाणु कहते हैं। और ये जब दोनों फैलोपियन ट्यूब
के अंदर फर्टिलाइज होते हैं, तो जो बीज बनता है उसको हम जीव बीज कहते हैं। वो किसी भी महिला या पुरुष का फर्स्ट कोशिका है, और उसमें जब डिवीजन होते हैं तो वो वहाँ से हफ्ते भर में खिसक करके बच्चेदानी में आता है, और बच्चेदानी में वो चिपक जाता है। 9 महीने हम सभी लोग वहाँ रहे हैं और फिर डिलीवर होते हैं। इस पद्धति को नेचुरली कुदरत ने बना रखा है। और अगर कहीं ये ट्यूब बंद हो, इस ट्यूब की कोई और विकार हो, या स्पर्म कमज़ोर हैं, या स्पर्म बहुत कम हैं, या अंडाणु बनने की स्थिति भी बहुत कम है, ऐसी स्थिति के अंदर हम आईवीएफ पद्धति की हेल्प लेते हैं। उसमें स्त्री को बहुत अधिक मात्रा में इंजेक्शन लगा करके, गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं हमारी भाषा में इसको, और ओवरी को उत्तेजित करके बहुत सारे बीज बनाते हैं। उस बीजों को हम लेकर के बाहर लाते हैं, उसको ओवम रिट्राइवल बोलते हैं। बाहर टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर रखते हैं। इधर पुरुष के जो कीटाणु हैं उनको लेते हैं, उनको साफ करके इनके ऊपर डालते हैं या भड़काते हैं हमारी भाषा में। तो इस तरह जब पुरुष बीज और स्त्री बीज मिल करके और जी बीज बनता है, जिसको हम एम्ब्रियो करते हैं, उसको लेकर के हम बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहलाता है, और वहाँ ये धीरे धीरे पनप के 9 महीने बाद डिलीवरी होती है। इस पद्धति को आईवीएफ कहा जाता है। ये पद्धति जब सामान्य इलाज लागू नहीं होता है या सफलता नहीं देता है, आईवीएफ सफलता नहीं देता है, तो तीसरी स्टेज पे इसको अपनाया जाता है। इस पद्धति के कुछ और भी लाभ हैं। जैसे स्त्री की उम्र 40 साल हो गई, 50 साल हो गई, उसके अंडाणु नहीं बन रहे हैं, तो अन्य स्त्री के अंडाणु ले करके और या फिर जी बीज बनाया जाता है। इसी तरह अगर दोनों पति पत्नी के बीज नहीं बन रहे हैं, पुरुष के भी और स्त्री के भी, तो एक एम्ब्रियो ट्रांसफर, एक एम्ब्रियो उधार लिया जाता है और उसको भी बच्चेदानी में रखा जाता है। तो इस तरह ये पद्धति अगर नियमों का पालन करके या करते हुए अपनाई जाए तो इसके बहुआयामी लाभ हैं, और एक दंपति को सुखी जीवन बच्चे के रूप में मिल सकता है। एक चीज़ मैं यहाँ और बताना चाहता हूँ, आईवीएफ या आईयूआई या सामान्य ट्रीटमेंट अगर फेल हो जाता है, ऐसी स्थिति के अंदर हमको बच्चा गोद लेना होता है। कई धार्मिक मान्यताओं में आईवीएफ और आईयूआई और आईवीएफ को नहीं अपनाते हैं कई लोग। ऐसी स्थिति में बच्चा गोद लेने की परंपरा सर्वविदित है। उसके लिए मेरा सुझाव है, शादी होते ही आप 1 साल के बाद अपने जांचें करवाइए। उन जांचों में आता है कि पुरुष के कीटाणु नील है, या एक एजोस्पर्मिया की स्थिति है, या स्त्री के अंडाणु नील है, या उसके यूरिन फेलियर की स्थिति है, या कोई ऐसे विकार है जिसके अंदर फर्टिलिटी के चांसेस किसी भी पद्धति से नामुमकिन है। तो आप 30 साल की उम्र के आसपास ये तय कर लीजिए, या डॉक्टर तय कर दे भाई कि तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता, तुमको गोद लेना है, तो 35 साल के आसपास बच्चा गोद लीजिए, ताकि आप धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो तो समय पे उसकी शादी हो, वो आपको अच्छी तरह देखभाल कर सकें और 70 के साल तक आपकी उम्र को अच्छी तरह संभाल सकें। अन्यथा क्या होता है कि जब तक हम इन पद्धतियों के सारे चलते रहते हैं, और महिला की जब तक माहवारी चलती रहती है, ऐसी स्थिति के अंदर दंपति ये मानता है कि कोई न कोई पद्धति लागू हो जाएगी, जबकि हमारे पास ऐसे टेस्ट हैं जो ये निश्चित कर देते हैं कि भाई इनको अब बच्चा नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर ये तय कर देता है और इसकी राय माननी चाहिए, अन्यथा हम उसके सहारे रहेंगे कि भाई कोई न कोई पद्धति लागू हो जाएगी तो हम 45 साल तक इंतजार करेंगे। फिर मान्यता ये है कि छोटा बच्चा लिया जाए ताकि वो बच्चे से आपका लगाव हो। ऐसी स्थिति के अंदर 50 साल तक हम बच्चा तय कर लेते हैं कि इसको हम गोद लेंगे। अब आप उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तब तक आप 70 साल के हो जाएंगे, 75 साल आपके होंगे तब उसकी शादी होगी, 80 साल के आसपास वो जब आपकी उम्र होगी तब वो नौकरी करने लगेगा। ऐसी स्थिति में आप दोनों में से कोई एक रहेगा, 2 रहेंगे, नहीं रहेंगे, और वो कितनी सेवा कर पाएगा। तो हमको ये जो 50 साल है वो शिफ्ट करके 30 साल तक लाना चाहिए निसंतान दंपतियों को एक बच्चा गोद लेने की स्थिति में। ये एक बहुत कैलकुलेटिव संदेश दे रहा हूँ उन दंपतियों को। डॉक्टर के आर शर्मा साहब ने जो
इतनी सारगर्भित बातें कही है, उस समय एक निर्णय पर पहुंचा हूँ कि कभी भी किसी भी दंपति को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, अपना पूरे मनोयोग से इलाज कराना चाहिए। उसमें संतान प्राप्ति के जो अवसर हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।